तो अभी तक जो भी हमने कोडिंग में सीखा है वो ट्रिगर हो या एसिंक्रोनस अपेक्स हो या फिर थोड़े बहुत अलग कोड जैसे कि लीड कन्वर्जन प्रोसेस या फिर ईमेल भेजना, वो सारी चीजें हमने देखी है। अभी क्या है कि हमने कई जगहों पे कई सारी ऐसी चीजें यूज करी हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक जी। है। तो अभी हम जो आज बात करने वाले हैं वो ये कि जब भी हम डेवलप करेंगे कोड तो हमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए, और हमें फिर कभी भी जब भी हम डेवलप करेंगे अपना कोड तो हमारा जो कोड है वो उसी बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू चलना चाहिए। जी। मतलब हम अपने पूरे कोड में ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करने की कोशिश करेंगे जहां भी अप्लीकेबल होगा। जी। कई कई चीजें शायद अप्लीकेबल ना हो, कई कई कोड पे हो सकता है कि कुछ सिनारियो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, एक जो कोड लिख रहे हैं हम, कुछ सिनारियो दूसरे कोड में एप्लीकेबल है। बट हम जब भी कोड लिखेंगे हम ये सारी की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। ये जी। हमारा कोई भी कोड हो, वो चाहे एपेक्स ट्रिगर लिख रहे हो, चाहे हम एपेक्स क्लास लिख रहे हो, चाहे बैच एपेक्स लिख रहे हो, क्यूएबल लिख रहे हो, या फिर कोई भी शेड्यूलर क्लास लिख रहे हो, कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब उसमें जो सबसे, अब इसका ऑर्डर, बेस्ट प्रैक्टिस का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑर्डर्स इन द सेंस कि इनमें से कोई भी पहले नंबर पे आ सकती है, कोई भी 25वें नंबर पे आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस लिख ली गई हैं, और इसमें इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि जब आप कोड लिखते हो तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हो एपेक्स जी। की, या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप ट्रिगर की क्या बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज की, जब भी हम कोड लिखेंगे तो हम हार्ड कोड आईडीज कहीं भी नहीं लिखेंगे, अपने पूरे के पूरे कोड में कभी भी यूज नहीं करेंगे। जी। हार्ड कोड आईडी कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें यूज केस क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड टाइप आईडी है जो कि हार्ड कोडेड है, या फिर अकाउंट आईडी है जो कि हार्ड कोडेड है, या फिर प्रोफाइल आईडी है। ठीक है। कि अब हो सकता है कि हमारे केस में कोई एक रिकॉर्ड टाइप है उसकी आईडी के बेस पे हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, या फिर अकाउंट आईडी, जब भी कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो हमें इस अकाउंट के अंदर क्रिएट करना, वो सारी चीजें आती हैं। अब रिकॉर्ड आईडी जो भी है, ये आईडीज हमें हार्ड कोड इसलिए नहीं करने, हम क्यों नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले चीज क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके बाद कैसे हमें रिजॉल्व करना चाहिए। अब आईडीज हमें हार्ड कोड इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपने ऑर्ग में जाएं और किसी भी एक लेट से अकाउंट में जाते हैं हम, तो अगर हम इस अकाउंट में जाते हैं तो ये आईडी है। ठीक है। अब हमारा अकाउंट है जो भी है, ठीक है, इसकी आईडी ये रही। बट जी। अगर यही अकाउंट, जब हम ये कोड अपने दूसरे ऑर्ग में भेजेंगे, वो प्रोडक्शन में होगा या फिर कोई दूसरा सैंडबॉक्स होगा, जब हम उसमें भेजेंगे, ठीक है, जब हम कोड एक सैंडबॉक्स से दूसरे सैंडबॉक्स में भेजेंगे तो ये आईडीज डिफरेंट होती हैं। हर एक सैंडबॉक्स की आईडीज, मतलब हर एक रिकॉर्ड की आईडी अलग अलग सैंडबॉक्स में डिफरेंट होगी। इन्फॉर्मेशन भले ही सेम हो बट ये आईडी डिफरेंट होंगी। जी। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे कोड लिखते समय इसका आईडी अपने एपेक्स क्लास में लिख दिया, और फिर जब वो क्लास हमारी दूसरे सेल्सफोर्स इन्वायरमेंट में जाएगी या दूसरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में जाएगी, तो वो आईडी मिलेगी ही नहीं, तो फिर वो एरर आएगी, फिर वो एरर आएगी ना हाँ जी। कि वो आईडी नहीं मिली। नहीं समझ हाँ में जी। आया? हाँ, नहीं आया भैया, जब आईडी चेंज हो जाएगी तो फिर वो उसको सर्च ही नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम हार्ड कोडेड आईडीज की प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए हार्ड कोडेड आईडीज। जी भैया। ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करना है तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसको अगर हमें रिजॉल्व करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत ही सिंपल सा यूज है, इसको हम यूज करते हैं कस्टम लेबल्स। ठीक है। हम यहाँ पे यूज करते हैं यूज कस्टम लेबल्स। अगर हमें आईडी हार्ड कोड करनी ही है तो हम कस्टम लेबल्स का यूज करेंगे। अब ये कस्टम लेबल्स क्या होंगे, ये कस्टम लेबल्स बहुत ही इजीली हमें काम कर, यूज कस्टम लेबल्स विद एपेक्स क्लास। ठीक है। हम इसको भी कर सकते हैं यूज कस्टम लेबल विद कॉन्स्टेंट्स एपेक्स क्लास। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है
कि जब भी हमें कुछ भी हार्ड कोड करना हो, अब वो चाहे रिकॉर्ड टाइप का आईडी हो या रिकॉर्ड टाइप का नेम हो या अकाउंट की आईडी हो, अकाउंट का नेम हो या फिर प्रोफाइल का नेम हो, प्रोफाइल की आईडी, कुछ भी अगर हमें हार्ड कोड करना है, कुछ भी हमें हार्ड कोड करना है और वो चीज हमें यूज करना है अपने क्या बोलते हैं, वो चीज हमें यूज करना है अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, अपने क्लास में। कोई भी चीज ठीक। ऐसी है जो हार्ड कोडेड है और उसे हमें यूज करना है अपने क्लास में, जी। ठीक। हम्म। अब अगर उस क्लास को हम यूज करना है, ठीक है, अब हमें उस क्लास को अपने उसमें यूज करना है, सॉरी, हार्ड कोडेड वैल्यू को अपने क्लास में यूज करें। लेट्स से कि अभी क्या है, हम इसको ले लेते हैं, इसको लेके यहाँ पे चलते हैं अपने किसी भी एक क्लास में, कोई भी एक क्लास होगी उस पर एक वेरिएबल बनाएगा, उसमें डाल देंगे, ठीक है। ये है जो भी है, ये कंटेंट वर्जन का ट्रिगर है, या फिर अकाउंट्स की वेरिएबल पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमने एक वेरिएबल बना दिया आईडी टाइप का, रिकॉर्ड आईडी, और इसको दे दिया वैल्यू ये, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। हम्म। अभी ये वैल्यू हार्ड कोडेड है हमारे क्लास में, हाँ जी। दूसरी जगह जाएगी तो नहीं चलेगी ये, है ना। तो हमने क्या बोला कि इसको कस्टम लेबल में यूज, कस्टम लेबल में स्टोर कर दो और फिर उस कस्टम लेबल को यहाँ पे एक्सेस कर लो, हम्म। ठीक जी। है। उस कस्टम लेबल को यूज करके इस कस्टम लेबल को यहाँ पे एक्सेस कर लो। जी। तो अब कस्टम लेबल क्या है कि कस्टम लेबल बेसिकली इंफॉर्मेशन, स्टैटिक इंफॉर्मेशन जैसे स्ट्रिंग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं कस्टम लेबल्स को। अब जी। वो क्या है, वो एज अ डेवलपर आपको कस्टम लेबल बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए सेम चीज है, हम सेटअप में जाके, यहाँ पे सेटअप में जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे कस्टम लेबल्स, ठीक है, कस्टम लेबल, और इस पे सर्च कर देंगे। इस पे हम यहाँ पे जाके सर्च नहीं करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पे पहले से बने हुए हैं दो तीन कस्टम लेबल्स, ठीक है, चार हैं टोटल बने हुए हैं। हाँ तो जी। हमें यहाँ पे बनाना होगा, जैसे कि लेट्स हमने किया न्यू कस्टम लेबल और इसका एक नेम दे देंगे। अब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो है नेम है कस्टम लेबल का, ठीक है। अब लेट्स से कि हमने दे दिया कि इसका नाम हमने दे दिया पोर्टल अकाउंट आईडी, ठीक है। तो जो भी इसको हम यहाँ पे देंगे ये नेम अपने आप पॉपुलेट कर देगा। अब इसको चेंज करना हो या अंडरस्कोर हटाना हो हटा दो, नहीं हटाना है मत हटाओ, ठीक है। ये उसका लेबल हो गया कस्टम लेबल का, ये उसका एपीआई नेम हो गया, और यहाँ पे वो वैल्यू पूछेगा जी। कि उसकी वैल्यू क्या है, आप इस कस्टम लेबल में कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, जी। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हम इस कस्टम लेबल में ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे, और इसको कर दिया सेव। अब ये कस्टम लेबल हमारे पास है। अब ये कस्टम लेबल हम दूसरे ऑर्ग में डिप्लॉय करेंगे तो हम कस्टम लेबल को एडिट करके उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, और ये कस्टम लेबल जहां पे भी यूज हो रहा होगा अपने क्लास में वो वही वैल्यू उठा लेगा जो इसमें होगी, जी। ठीक है। हाँ। अब कैसे उठाएगा, कैसे, तो जो भी कस्टम लेबल जब भी हमें क्लास में यूज करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो हम कस्टम लेबल का नेम ले लेंगे, जो भी उसका नेम है, ये वाला नेम फील्ड से नेम ले लेंगे, ठीक है। जी। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे लिख दें सिस्टम डॉट लेबल, सिस्टम नेम स्पेस, लेबल उसके अंदर क्लास, ठीक है, एंड देन उसका डॉट, जो भी तुम्हारा लेबल का नेम है वो वहां पे डाल दो, और उसके बाद सेमी कॉलन लगा, सेमी कॉलन टर्मिनेटर स्टेटमेंट लगा दो, और ये चल गया तुम्हारा। अब ये डायनेमिक हो गया, मतलब सिस्टम डॉट लेबल डॉट पोर्टल अकाउंट आईडी, ठीक है। अब ये जी। डायनेमिक कैसे हो गया, इसको दिखाते हैं। चलते हैं इस पे डेवलपर कंसोल पे, डेवलपर कंसोल पे चल के इसको यहाँ पे डिबग करते हैं, ठीक है। जी। अभी क्या है, इसमें रिकॉर्ड आईडी में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ये रिकॉर्ड आईडी का, ठीक है। एक मिनट, ये रिकॉर्ड आईडी आएगा जो भी अकाउंट का आईडी है। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो ये यहाँ पे डिबग ओनली करने से हमें उस अकाउंट का आईडी दे दिया जो भी यहाँ पे हमने डाला। अब समझ में आ रहा है कि आ रहा है, जी। ठीक है। हम्म। अब अगर इसको मैं चेंज कर दूं, लेट्स से कि मुझे
आगे चल के सेल्स वो दूसरे ऑर्ग में चला गया, अब मेरे अकाउंट इसमें इस अकाउंट की वैल्यू होनी चाहिए, इस अकाउंट की आईडी होनी चाहिए पुराने वाले की जगह। ठीक है, या फिर इस अकाउंट का नेम, जस्ट टू शो कि इसमें डिफरेंस आएगा। अब आईडी की जगह आपने नेम डाल दिया, इसको सेव कर दिया। और अब यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे जाके अगर फिर से मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करूं, तो हम्म। अब ये मुझे आईडी की जगह नेम देगा, इनवैलिड आईडी, यस यस इनवैलिड आईडी, क्योंकि इसका डेटा टाइप, इसमें स्ट्रिंग। वैल्यू क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, इसमें डेटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो भी हम लेबल का जब भी हम लेबल को गेट करेंगे तो हमेशा स्ट्रिंग में ही गेट करेंगे। जब भी हम कस्टम लेबल को स्टोर करेंगे तो हमेशा स्ट्रिंग में ही स्टोर करेंगे, अगर वो आईडी हो तो भी स्ट्रिंग में ही स्टोर करेंगे। जी भैया। ठीक है, इसमें अगर नंबर डालोगे तो भी वो स्ट्रिंग में ही मिलेगा, इसके अंदर अगर कोई नंबर डालोगे तो भी वो स्ट्रिंग में ही मिलेगा, ट्रू ओ, फॉल्स डालोगे तो भी वो स्ट्रिंग में ही मिलेगा। जी। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब अगर हम इसको रन करें और इसको एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे देखोगे अब उसका नेम आ गया। हाँ जी। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अब जो भी हम कस्टम लेबल का ना यहाँ पे कस्टम लेबल में वैल्यू देंगे, वो अपने आप यहाँ पे आ गई। तो अब ये कहीं पे भी हार्ड कोडेड नहीं है, जी। ये कहीं पे भी हार्ड कोडेड नहीं है। अब कल को अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ, लेट्स से कि इस पोर्टल अकाउंट आईडी में कुछ दूसरी वैल्यू डालनी हुई, तो मुझे क्लास जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लास नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमें। हम सीधा सीधा जो है उस कस्टम लेबल में जाके उसको चेंज कर देंगे, खत्म, कि हाँ इस जी। कस्टम लेबल में अब ये वैल्यू उठाना शुरू कर दो, हमारा कोड वो वैल्यू उठाना शुरू कर देगा। जी। ठीक है, ये था हम्म। पहला तरीका। दूसरा ये था कि दूसरा तरीका ये है कि रिसेंटली अभी सेल्सफोर्स ने पिछले रिलीज में ही एक नया तरीका दिया है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर हमें लेबल का नाम ही ना पता हो, जी। अगर हमें लेबल का नाम ना पता हो अपने क्लास में, और वो लेबल हमें कोई और दे रहा हो, कि हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, हम्म। हमने क्लास बनाई, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमको कस्टम लेबल का नाम दे दो, ठीक है, एक वेरिएबल में। हम्म। ऐसे नहीं कर सकते ना, इसको ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, लेट्स से कि स्ट्रिंग कस्टम लेबल नेम करके हमारे पास एक वेरिएबल है, और इसके अंदर हम इसको डाल दें, ठीक है, जी। ये कस्टम लेबल का नेम हो गया। अब हम्म। ये हमारा कंस्ट्रक्टर में भी आ सकता है, किसी भी क्लास के, ये वेरिएबल मतलब ऐसे करके, जी। ठीक है, ये किसी उसमें भी आ सकता है ना ऐसे करके। हाँ जी। हम क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं इसको। जी। और हम अगर इस कस्टम लेबल को हमें यूज करना हो यहाँ पे, कि ये कस्टम लेबल, ठीक है, चलो अब इसको कमेंट कर देते हैं हम, या रहने देते हैं, ठीक है। अब अगर इस कस्टम लेबल को यहाँ पे यूज करना हो, तो ऐसे यूज नहीं होगा कि सिस्टम डॉट लेबल डॉट कस्टम लेबल नेम, नहीं यूज करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस क्लास के अंदर ढूंढेगा कि क्या इस क्लास के अंदर इस नाम से कोई लेबल बना हुआ है, तो हम्म। उसको नहीं मिलेगा। कहेगा एक्सटर्नल स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट कस्टम लेबल नेम, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ओ। ऐसे नहीं चलेगा ये। हम्म। ठीक है, तो अगर अब ऐसे नहीं चलेगा, बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इस वेरिएबल में हमारे पास जो कस्टम लेबल का नेम है वो चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वैल्यू ही चेंज हो रही थी खाली, अभी तक सिर्फ ये वैल्यू ही चेंज हो रही थी। हाँ जी। अब क्या रिक्वायरमेंट है कि कस्टम लेबल का नेम भी चेंज हो सकता है, कभी पर्सन अकाउंट आईडी होगा, कभी लास्ट नेम हो सकता है, कभी फर्स्ट नेम हो सकता है, कभी ईमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसको यहाँ पे कैसे गेट करेंगे? हम्म। उसको गेट करने के लिए जो हमारे पास तरीका है, वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम अब यहाँ पे उसको करेंगे, ये जो हमारा वेरिएबल है इसको ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं इसको टेस्टिंग के लिए, ठीक। अब हम ऐसा ही करेंगे, सिस्टम डॉट लेबल, इस क्लास के अंदर एक मेथड होता है, इस क्लास के अंदर एक मेथड होता है गेट, लेबल क्लास के अंदर एक मेथड होता है गेट, ठीक जी। है, जो भी पिछले रिलीज में सेल्सफोर्स ने दिया है। अब ये मेथड है तो इसके अंदर तीन पैरामीटर्स जाते हैं। अगर हम देखें लेबल क्लास सेल्सफोर्स, देखते हैं अगर सेल्सफोर्स का लेबल क्लास है तो,
कस्टम लेबल्स इन एपेक्स लेबल्स, ये देखते हैं। इसमें है नहीं वैसे, लेबल क्लास दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं। इसके अंदर तीन मेथड होते हैं, ठीक है, इस तीन पैरामीटर होते हैं। पहला हम्म, होता है नेम स्पेस, दूसरा होता है लेबल का नेम, तीसरा होता है लैंग्वेज। जी। ठीक है, हम्म, मतलब पहला नेम स्पेस, जो कि अगर हमारा कोड हम डेवलप कर रहे हैं तो ये नेम स्पेस मोस्टली केस में ये ऐसा ही रहेगा, ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं जाएगा। जी। ठीक है, नेम स्पेस के अंदर कुछ नहीं जाएगा। अब वो नेम स्पेस पता कैसे चलेगा कि हमारे पास नेम स्पेस है कि नहीं? अगर पता करना हो तो उसके लिए जाओगे यहाँ पे सेटअप में, और यहाँ पे पैकेज मैनेजर में जाओगे, और यहाँ पे दिखेगा कि अगर नेम स्पेस होगा तो यहाँ पे नेम स्पेस का नाम आ जाएगा। जी। ठीक है, यहाँ पे नेम स्पेस का नाम आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई नेम स्पेस नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। जी। ठीक, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे और दूसरी चीज, अगर किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे, जैसे अकाउंट रिक्वेस्ट है, तो इसका जो एपीआई नेम है वो नेम स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर फिर उसका एपीआई नेम आएगा। जी। ठीक। ठीक है, वो कैसे होगा वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट नॉर्मल हमारे ऑर्ग में नेम स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो हम हम्म, ब्लैंक देंगे। उसके बाद हमारे कस्टम लेबल का नेम क्या है, अब ये वेरिएबल डाल दो यहाँ पे। अब इस कस्टम लेबल में कोई भी वैल्यू डालते रहो टाइम टू टाइम। हम्म, ठीक है, उसके बाद किस लैंग्वेज में हमको चाहिए। अब कस्टम लेबल का एक बेनिफिट और होता है कि हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। जैसे कि अगर हम वापस जाएं कस्टम लेबल्स में, कस्टम लेबल्स में अगर हम वापस जाएं पोर्टल अकाउंट्स में, तो यहाँ पे एक रिलेटेड लिस्ट आ रहा है ट्रांसलेशंस का, आ रहा है ना? हाँ जी। हो सकता है कि तुम्हारे ऑर्ग में या जो भी वीडियो देख रहा है उसके ऑर्ग में ये ना हो। उसका रीजन है क्योंकि हमें इनेबल करना पड़ता है ट्रांसलेशन। अब जी। क्यों इनेबल करना पड़ता है? लेट्स से कि हमारे पास हमारी कंपनी है वो अलग अलग देश के अलग अलग, मतलब जैसे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में काम करती है, चाइना, रसिया, जापान, यूके। तो अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग लैंग्वेज चलती है। रसिया में रसियन बोलते हैं, और चाइना में चाइनीज, जापान में जापानीज। ठीक है, तो वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं। जर्मन हम्म, में जर्मनीज बोलते हैं, वो जर्मन जर्मन वाले। ठीक है, जी। जर्मन बोलते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें, ये तो इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट जो हमारी लैंग्वेज होगी उस उसमें ये होगा। अब जी। मुझे इसकी वैल्यू अगर मुझे किसी दूसरे लैंग्वेज में चाहिए तो मैं उसे ट्रांसलेट करूंगा। यहाँ पे ट्रांसलेशन पे जाके यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास फ्रेंच है या जापानीज है, फ्रेंच में मान लो जापानीज पे गए, अब मुझे इसकी वैल्यू जापानीज में चाहिए, तो हम्म, यहाँ पे जाके गूगल ट्रांसलेट करेंगे हम, गूगल ट्रांसलेट। अब यहाँ पे डालेंगे इंग्लिश टू जापानीज। ठीक है, ये रहा जापानीज, और इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जापानीज में हो गया। अब इसको सेव कर दिया। ठीक, जी। ठीक। अब सेम ही कस्टम लेबल है, उसके दो वैल्यूज हैं, उसकी दो वैल्यूज हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि डिफॉल्ट है, और एक है जापानीज लैंग्वेज में। ठीक जी। है, ठीक। तो वही है यहाँ पे, ये जो तीसरा पैरामीटर है वो यही है, वो ये पूछता है कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। अगर आपने ट्रांसलेशन इनेबल कर रखा है तो हम्म, आपको किस लैंग्वेज में चाहिए ये। ठीक है, अगर इंग्लिश में चाहिए तो उसका कोड होता है EN_US। जी। ठीक है, उसका होता है EN_US। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सा कोड होता है? उसके लिए यहाँ पे हमको सर्च करना पड़ेगा, सेल्स फोर्स लैंग्वेज लोकल कीज। ठीक है, यहाँ पे अगर जाएंगे हम, लैंग्वेज करेंसी कहीं ना कहीं होगा इसमें, सेल्सफोर्स के डॉक्यूमेंट में है, वो हमको ढूंढना पड़ेगा, एक बारी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सेलेक्ट लैंग्वेज फॉर योर ऑर्ग, नहीं नहीं नहीं, इसमें लोकल इसमें दे रखा होगा, जैसे कि ये है। ये कहाँ से लेके आ गया ये सारी चीजें? तो ठीक है,
वैसे यहाँ पे इसने दे रखा है इतनी सारी चीजें, ठीक है, ये दे रखा है कि इसका हम्म, क्या होता है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये बहुत है इसमें, ठीक है। इसमें से लगभग लगभग सारा दे रखा है इसने, ठीक है। हम्म, हम्म, तो इंग्लिश का ये देखो, EN_US होता है, ठीक है। जी। अगर इसी में हम बात करें जापान का, लेट से कि हमारे पास क्या, हाँ ये रहा जापानीज, ठीक है। अगर हम जापानीज का बात करें तो इसका होता है JA, जी। इटालियन का IT, ठीक है। अब इसको हम अभी बात करते हैं, ठीक है, इसको हम बात करते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा। तो हम बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में चाहिए होगा तो हम इंग्लिश US डाल देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, अब अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमें यहाँ पे ये जो दिखेगा वो इंग्लिश में दिख गया, उसका नेम। अब देखा तुमने, हम कस्टम लेबल का अगर नेम भी चेंज कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, अब अगर हम यहाँ से जाके कस्टम लेबल कोई दूसरा ले लें, कोई दूसरा जैसे कि लास्ट नेम, ठीक है, अगर हम इस लास्ट नेम को ले लें, अब यहाँ पे डाल दें लास्ट नेम, ठीक है, जी। और इसको एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे हमको लास्ट नेम दिख जाएगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी उस कस्टम लेबल की, इसकी वैल्यू लास्ट नेम है, इसलिए यहाँ पे हमको लास्ट नेम दिख गया। तो मतलब कि अब अगर हमारा कस्टम लेबल डायनेमिकली चेंज भी होगा, लेबल का नेम भी चेंज होगा, तो भी वो चलेगा प्रॉपर, जी। ठीक है। ये हमारा मेन उसका रीजन है कस्टम लेबल का। तो अभी जो मोस्टली यूज होता है वो लोग इसी को यूज कर रहे हैं, इस वाले को ही यूज करते हैं मोस्टली, जी। ठीक है, इस वाले को ही मोस्टली यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि अब ये नया नया आया है और ये डायनेमिक चीजें हैं इसमें, तो इसलिए इसको लोग यूज करते हैं। अब जी। इसी में अगर हम बात करें, जब हम जैसे JA जो जापानीज का लैंग्वेज कोड है, अगर उसको हम यहाँ पे डालें और देखते हैं क्या वो जापानीज में को देता है या कुछ एरर देता है, ठीक है, तो देखोगे तो वो उसने जापानीज में वैल्यू उठा ली, जी। ठीक है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि हम जब भी कोड लिखेंगे तो हम कभी भी हार्ड कोड नहीं करेंगे। हम्म, कोई भी वैल्यू हो, चाहे ID हो, चाहे प्रोफाइल का नेम हो, कोई भी वैल्यू हम हार्ड कोड नहीं करते अपने एपेक्स कोड में। कस्टम लेबल बहुत ही सही चीज है, कस्टम लेबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। जी। अब इस कस्टम लेबल के अंदर जाके तुम पूरा पैराग्राफ लिख दो, 10-10 लाइन के, उसको भी यहाँ पे वो ले लेगा अपने आप बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब जैसे कि लेट से कि हम कोई भी ये नॉर्मल पैराग्राफ यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम एक टेस्ट बना दें और इसको ऐसे डाल के यहाँ पे सेव कर दें, ठीक है। तो ये अब इसमें इतना इतना बड़ा हमने कंटेंट डाल दिया, अब इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं, टेस्ट, और ये हो जाएगा EN_US, और इसको देखेंगे तो अब ये यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि वो पूरा का पूरा उसकी वैल्यू क्या है, जी। ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेशन, ये जो लैंग्वेज कोड है, ये जो लैंग्वेज कोड है हर एक यूजर के बेस पे हो सकता है। जैसे मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, कोई दूसरा बंदा जो जापान में, उसकी जापानीज होगी। हम्म, तो यूजर पे एक फील्ड होती है, और कौन सी फील्ड होती है वो हम देख लेते हैं, फाइल ओपन रिसोर्स user.obj, इसमें एक फील्ड तो होती है लैंग्वेज लोकेल की करके कुछ तो होता है। अम, ये रहा लैंग्वेज लोकेल की, यूजर में ये होती है फील्ड, ठीक है। जी। इसके अंदर ये वैल्यूज होती हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखोगे ये वही वैल्यूज है। ये हाँ जी। यूजर है हमारा जिसका कंट्री जापान है, इसलिए उसका JA है, हम्म, बाकी सबका इंग्लिश US है। तो बेसिकली अब लॉग्ड इन यूजर के हिसाब से कर सकते हो कि जो भी लॉग्ड इन यूजर है उसका जो भी लैंग्वेज है उसके हिसाब से कस्टम लेबल ले लो, जी। ठीक है। ये हो गया, ये था, हमने इस पे हालांकि टाइम ले लिया, ये हमारा था कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिस का, ठीक है। जी। अब इसी पे क्या कर सकते हो कि मतलब कांस्टेंट क्लास हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अगर याद हो तो हमने कांस्टेंट क्लास का डिस्कस किया था कि हम कुछ भी कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही है, जब अब जब भी हमने बात किया वो भी कांस्टेंट ही है, हाँ जी। ठीक है। तो अब अगर हमें कुछ कांस्टेंट चाहिए तो अब हम यहाँ पे करेंगे, ये है हमारा कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे system.label. जो भी हमारा लेबल का नाम है, अगर हमें चेंज नहीं करना, डाइन वो वाला नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्ट लेबल का नाम लिख देंगे यहाँ पे, जी।
ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा इस क्लास में हमारा वो स्टैटिक वेरिएबल आ गया। ठीक है, जी। इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, नाम हमने नहीं दिया, यहाँ पे दे देते हैं अकाउंट आईडी। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, वैसे कांस्टेंट का हमने वो देखा था कि हम इस इक्वल भूल गए थे। कांस्टेंट हम हमेशा बड़े उसमें देते हैं, तो हम इसको ऐसे दे देंगे अकाउंट आईडी, और अब इसको सेव कर देना। ठीक है, अब अगर हमें इस वेरिएबल को, इस अकाउंट आईडी को कहीं भी यूज करना है, तो हम उस कौन उससे जाके कर देंगे कि सिस्टम डॉट डिबग कॉन्स्टेंट्स डॉट, जो भी हमारा वेरिएबल का नेम है, अकाउंट आईडी, खत्म। जी। क्योंकि ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए वो डायरेक्ट क्लास नेम से एक्सेस हो जाएगा। जी। तो एक ये भी तरीका है कांस्टेंट स्टोर करने का, कि जितने भी कांस्टेंट हैं एक ही क्लास में स्टोर करते जाओ। जी। और जब भी अगर मान लो कुछ चेंज भी करना हुआ, लेबल नेम वगैरह चेंज करना हुआ, तो एक ही क्लास में चेंज करना पड़ेगा। बाकी सारी क्लासेस जहां भी ये यूज हो रहा होगा, वहां हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। ठीक, तो ये था हमारा पहला बेस्ट प्रैक्टिस कि डू नॉट यूज हार्ड कोडेड आईडीज। और मैं इसमें कह दे सकता हूँ कि हार्ड कोडेड नेम्स एनीवेयर इन द एपेक्स कोड। कैसे रिजॉल्व करना है ये हमने देख लिया। जी। ठीक है, हम्म। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑलवेज बल्किफाई योर कोड। हम्म। ऑलवेज बल्किफाई योर कोड, ये मोस्टली जो है ट्रिगर, वैसे हालांकि ये दोनों के केस में काम आता है, ये ट्रिगर के केस में भी काम आता है और क्लास के केस में भी काम आता है। बल्किफाई योर कोड का क्या मतलब है कि हम कभी भी अपना कोड एक रिकॉर्ड के लिए टेस्ट नहीं करेंगे। जी। जो हमारा कोड होगा वो कभी भी एक रिकॉर्ड के लिए नहीं लिखा होगा। हम्म। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर याद हो तो हमने स्टार्टिंग में जब ट्रिगर लिखा था, तो हमने बहुत ही बेसिक ट्रिगर लिखा था। जी। ठीक है, अभी तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया था, बट कर दिया, बट हम फिर से ट्रिगर लिखते हैं। लेट्स से कि ये हमारा केस ट्रिगर है। ठीक है, हम्म। जिस जो हमने पहले लिखा हुआ था, और इसमें ये कमेंटेड है कुछ कोड। ठीक है, अगर अब हम बात करें इसकी, तो लेट्स से कि हम इसको कर देते हैं बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट की जगह। ठीक, जी। और हम यहाँ पे लेट क्या करें कि, क्योंकि हमें पता है ट्रिगर डॉट न्यू क्या देता है हमको, क्या देता है ट्रिगर डॉट न्यू? लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। लिस्ट ऑफ, इस केस में किसका लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड देगा? केस। लिस्ट ऑफ केस। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं केस लिस्ट। ठीक, ये आ गया ट्रिगर डॉट न्यू। और जी। फिर हम ऐसे नहीं करेंगे कि केस केस रिकॉर्ड इक्वल टू केस लिस्ट डॉट गेट जीरो, और फिर हम इसको अपडेट कर देंगे केस रिकॉर्ड डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू दिस इज फ्रॉम टेस्ट क्लास एपेक्स ट्रिगर। मतलब सिंपल सा एक वो है कि हमें मतलब एक ही रिकॉर्ड के लिए नहीं करना है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने केस इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने से पहले हमारा ट्रिगर चला। वो क्या करेगा, पहले तो वो सारे रिकॉर्ड ले लेगा ट्रिगर डॉट न्यू से, है ना। हम्म। और फिर क्या है, कहेगा कि पहला वाला रिकॉर्ड हमको दे दो। जी। जो भी उस केस उस लिस्ट में पहला वाला रिकॉर्ड होगा वो हमको दे दो। हम्म। ठीक है, और फिर उस पहले वाले रिकॉर्ड का डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो। जी। यही कह रहा है ना वो। हाँ जी। तो अब अगर मैं एक से ज्यादा केस इंसर्ट करूं, तो वो फेल हो जाएगा, हाँ जी। क्योंकि वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पे डिस्क्रिप्शन चेंज करेगा। जी। तो ये हमें नहीं करना है, दिस इज नॉट, मतलब इसमें नहीं करना है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा कोड हमेशा बल्कि फाइड होना चाहिए, एक से ज्यादा रिकॉर्ड को हैंडल करना चाहिए। वो अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ जाएं, 100 200 250 500 रिकॉर्ड आ जाएं, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से हैंडल होगा, वो है हमारा मेन चीज, वो हमें करना है। जी। वो होता है कि हमारा कोड बल्किफाइड होना चाहिए। हम्म। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी है अभी, इस ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अगर हम इस कोड को लिखें, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होगा कि हम, जब हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड हैं, अगर कई सारे रिकॉर्ड होंगे तो उसका डेफिनेटली लिस्ट होगा, हाँ जी। है ना। तो अगर उसका लिस्ट है, तो हम उस लिस्ट में फॉर लूप चलाएंगे।
उस लिस्ट में हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, और उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट में जो भी हमें चेंज करना होगा वो करेंगे। ये है सोल्यूशन। अब इसके अंदर जो फॉर लूप के अंदर जो भी है, कोई दूसरी क्लास का मेथड कॉल करना है, किसी दूसरी क्लास से कुछ डेटा मिलेगा, उस पर एक मैनिपुलेशन करना है, वो कुछ भी कर सकते हो। ये बेसिकली ऐसे चलेगा कि हर जो भी लिस्ट होगी उस लिस्ट पे फॉर लूप चला के उसके अंदर जो भी लॉजिक लिखना है वो लिखोगे, लॉजिक जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। जी। ठीक है। तो ये जो हमारा था कि हमारा जो कोड होना चाहिए ऑलवेज बल्किफाई होना चाहिए। बल्किफाई मतलब कि वो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के लिए चल रहा है, और जैसे ही एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट हुए डेटा लोडर या किसी इंटीग्रेशन के थ्रू तो वो फट गया। हम्म। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी भैया। फिर उसके बाद हम आते हैं जो कहता है अवॉइड डीएमएल इनसाइड फॉर लूप। ठीक है, ये हमने जब ट्रिगर लिखा था तो हमने देखा भी था जी। कि क्या प्रॉब्लम होती है जब हम फॉर लूप के अंदर डीएमएल करते हैं। ठीक है। अब जी। डीएमएल का जो लिमिट होता है वो लिमिट होता है कि हम 150 डीएमएल कर सकते हैं इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। जी। हम एक ट्रांजेक्शन में 150 डीएमएल कर सकते हैं, है ना। तो अभी क्या है, लेट्स से कि हमें जब भी कोई केस क्रिएट हो, जब भी कोई केस क्रिएट हो तो हमें क्या करना है, उस केस के अंदर एक टास्क क्रिएट कर देना है, नॉर्मल टास्क। ठीक है। तो अगर हम ऐसे कर दें कि फॉर लूप यहाँ पे डालें, और हम यहाँ पे कह दें केस केस रिकॉर्ड, क्योंकि टास्क क्रिएट करना है रिलेटेड है, तो हम आफ्टर इंसर्ट पे जाएंगे, आफ्टर इवेंट पे, जी। है ना। और यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल, ये फॉर लूप क्लियर है कि कैसे लग रहा है क्या जी भैया। है ना। हम्म। अब हम यहाँ पे जो भी है हमारा, हम यहाँ पे टास्क बना दें, और इसके अंदर जो भी हमारा टास्क के अंदर फील्ड्स होता है जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टेटस हो गया, प्रायोरिटी हो गई, और व्हाट आईडी हो गया। व्हाट आईडी में आएगा हमारा केस रिकॉर्ड डॉट आईडी, किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, और उसका एक्टिविटी डेट जो कि ड्यू डेट हो गया। जी। ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब सब्जेक्ट में मतलब कुछ भी हो सकता है, टेस्ट, टास्क, या केस का जो भी सब्जेक्ट है वही डाल दो, केस के अंदर जो भी सब्जेक्ट आएगा वो डाल दो। उसके बाद सेम चीज डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी जाएगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दो। मतलब जस्ट एक नॉर्मल वो जो है स्टेटस में हम न्यू कर देंगे, प्रायोरिटी में हम कर देंगे हाई। और फिर अगर हम यहीं पे इंसर्ट करें, इंसर्ट टास्क रिकॉर्ड, ठीक है, जी। अगर हम यहीं पे इंसर्ट करें इस टास्क रिकॉर्ड को, और चल के कोई एक केस क्रिएट करें, चल के कोई एक केस क्रिएट करें, लेट्स से कि हम एक क्लोन करते हैं इसको। ठीक है, इसको कर देते हैं सब्जेक्ट क्लोन्ड टू, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। तो देखोगे कि हमारा, ओके, रिलेटेड, अच्छा, ट्रिगर अगर एक्टिव होगा तो चलेगा, ट्रिगर नहीं एक्टिव होगा तो नहीं चलेगा। एंड आई थिंक ट्रिगर एक्टिव नहीं है। ठीक है। जी। आई थिंक ये ट्रिगर एक्टिव नहीं है। ये पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा केस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मैनेजर से, और एपेक्स ट्रिगर्स में जाना पड़ेगा, इसको एडिट करना पड़ेगा, और एपेक्स ट्रिगर्स, हाँ ये एक्टिव नहीं था, एक्टिव बिल्कुल नहीं था, इसको सेव करके इसको इसको क्विक सेव करके सेव करना पड़ेगा। ठीक है। जी। अब अगर हम यहाँ पे फिर से इस ट्रिगर को क्लोन, सॉरी, केस को अगर हम फिर से क्लोन करेंगे तो नया रिकॉर्ड बनेगा, इसको सेव करेंगे, तो अब क्या करेगा, टास्क भी बना देगा, ये दिख रहा है हाँ टास्क। जी। हम्म। तो अभी तो उसने एक टास्क बना दिया, बट अब क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर डीएमएल है, हाँ जी। अब अगर मैं एक साथ 150 रिकॉर्ड केस के इंसर्ट कर दूं, हम्म। अगर एक साथ 150 रिकॉर्ड केस के इंसर्ट कर दूं तो वो
फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी। फिर वो क्या करेगा, 150 रिकॉर्ड से ज्यादा हर एक, ये हर एक केस के लिए इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर हम हर एक केस के लिए करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लेट्स से कि हमने केस कर दिया, केस लिस्ट इक्वल टू, ठीक है, केस लिस्ट इक्वल टू, या तो ऐसे कर देते हैं ना, सिंपल सा, फॉर लूप चलाया, ठीक है, इंटीजर जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप है, इंटीजर आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन 152, 152, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो कोड है ये यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। इससे तो हमें केस इंसर्ट करने की जरूरत नहीं। अब हम फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, टास्क इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। क्लियर है ना? हाँ जी। अब क्या होगा कि हर एक फॉर लूप के लिए, हर एक आइटम के लिए टास्क इंसर्ट होगा। हाँ जी। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या होगा, क्या बोलता है ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स 151। तो जब हमें डीएमएल जब भी करना हो तो हम फॉर लूप के अंदर कभी भी डीएमएल नहीं करते, फॉर जी। लूप के अंदर कभी भी हम डीएमएल नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो हमारा यही प्रॉब्लम होगा जो हमने अभी के अभी देखा है, ठीक है। अब जी। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या, जो भी है सॉल्यूशन है इसका ये कि, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक लिस्ट बनाएं फॉर लूप के ऊपर, और लिस्ट का जो डेटा टाइप होगा वो वही होगा जिस रिकॉर्ड को हम फॉर लूप के अंदर अभी इंसर्ट कर रहे हैं। जी। तो हमारा डेटा टाइप इस केस में हो जाएगा टास्क, और हम्म। फिर हम इसके कर देंगे कि टास्क लिस्ट टू इंसर्ट, जो भी उसका नाम है वो दे दो, ठीक है, और ये कर दो। एंड देन अब फॉर लूप के अंदर उसको इंसर्ट करने की बजाय जो तुम्हारी लिस्ट है उस लिस्ट में ऐड कर दो, ऐड, जो भी रिकॉर्ड है उसको ऐड कर दो। इंसर्ट वाला जो भी ऑपरेशन है, डीएमएल है, इंसर्ट है, डिलीट है, जो भी, उसको डिलीट करो, मतलब उस लाइन को डिलीट करो। और फिर जो लिस्ट ऊपर बनाई है फॉर लूप के ऊपर, उस पे जो भी डीएमएल करना है वो कर दो। तो अब क्या होगा कि ये फॉर लूप पे चलेगा, पहले हर एक आइटम के लिए एक प्रिपेयर करेगा, हर एक आइटम के लिए एक टास्क प्रिपेयर करता जाएगा, प्रिपेयर करता जाएगा, और फिर बाद में जब सब कुछ, सारे रिकॉर्ड यहाँ से प्रोसेस हो गए होंगे, तब फिर वो इंसर्ट कर देगा, जी। ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार हमने फिर से डिस्कस कर लिया, जिससे कि चीजें क्लियर रहे कि हमारा कहाँ पे क्या है, जी। ठीक है। इतना क्लियर है? जी भैया। उसके बाद हम आते हैं, बाकी चीजें तो हम देखेंगे देखेंगे, सबसे पहले हम आते हैं नेमिंग कन्वेंशंस में। नेमिंग कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि यूज नहीं करता कोई, जी। बहुत सारे डेवलपर्स यूज नहीं करते हैं नेमिंग कन्वेंशन। हमेशा किसी भी वेरिएबल या किसी भी क्लास या किसी भी मेथड का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। किसी भी क्लास, किसी भी मेथड, किसी भी वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एबीसी लिख दिया बस खत्म, वेरिएबल का नाम एबीसी और उसमें क्या है। अब मीनिंगफुल कैसे होगा, उस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करने वाले हो उसके हिसाब से वो मीनिंगफुल बनेगा। उस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करने वाले हो, उस वेरिएबल के स्टोरेज से वो मीनिंगफुल बनेगा। कैसे? अब हम इसी की बात करते हैं। अब जैसे अगर मैं इसमें कर दूं टास्क, तो ये मीनिंगफुल नहीं हुआ, जी। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये वेरिएबल का डेटा टाइप मैंने लिस्ट ले रखा है, यहाँ पे मैंने टास्क लिख लिया, और अगर मैं इसमें टास्क लिस्ट भी कर दूं तो भी अभी भी इस वेरिएबल में, इस लिस्ट में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है कि ये टास्क लिस्ट किस लिए है, इस टास्क लिस्ट में मैं क्या करूंगा, जी। टास्क लिस्ट में मैं क्या करूंगा। इसीलिए यहाँ पे अगर देखा हो तो यहाँ पे हमने लिखा है कि टास्क लिस्ट टू इंसर्ट,
हाँ जी। टास्क लिस्ट टू इंसर्ट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि टास्क रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स करोगे तो अपने आप बताएगा कि इसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड है। हम्म। टास्क रिकॉर्ड्स टू इंसर्ट। जी। तो मोस्टली जब भी आप मैप बनाते हो या लिस्ट बनाते हो, उसमें मैप और लिस्ट जरूर लिखो उस वेरिएबल में। हम्म। वो खुद ही बताएगा कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, और उसके आगे उसका पर्पस, टास्क लिस्ट टू इंसर्ट। जी। अब यहाँ पे अगर देखोगे, फॉर लूप के अंदर भी जो अगर देखोगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, केस रिकॉर्ड। कुछ लोग क्या लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, फॉर लूप बनाएंगे, फॉर लूप बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे केस सी। मतलब ये जी। सी क्या होता है, वो व्हाट इज दिस सी। हम्म। वेरिएबल मीनिंगफुल होना चाहिए। इस लिस्ट से यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सिंगल केस रिकॉर्ड लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे केस रिकॉर्ड लिखा है। जी। यहाँ पे केस रिकॉर्ड रिकॉर्ड लिखा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा टास्क रिकॉर्ड, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि टास्क रिकॉर्ड टू इंसर्ट, इसको कर सकते हो ऐसा, जो कि एक जी। वो मीनिंगफुल बताएगा कि जो भी हमारा टास्क है ये किस लिए है, ये इंसर्ट के लिए हम इसको बना रहे हैं। अगर कल को अपडेट करना है तो टास्क रिकॉर्ड टू अपडेट। जी। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, अकाउंट एसीसी, या फिर लिख देंगे कि कुछ लोग हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को लिखना है कि फेसबुक या हम्म। लिंक्डइन, कुछ भी लिखना है, ठीक है। हम्म। या फिर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन हो रहा है, फेसबुक एड्स, जैसे गूगल में ऐड चलता है, गूगल एड्स होता है उसको। अब वो सब इंफॉर्मेशन अगर सेल्सफोर्स में स्टोर करनी है तो कैसे लोग लिखेंगे, लेट्स से कि हमारे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट है गूगल एड्स का, तो वो ऐसे लिखेंगे, GAD, या फिर GADS। ये मतलब ये क्या होता है, कैसे जी। पता चलेगा कि ये क्या है। हम्म। कुछ नहीं पता चल रहा है, हमेशा वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। गूगल एड्स, गूगल हम्म। एड्स रिकॉर्ड, जो भी है, ठीक है, जो जो भी है हमारा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि वेरिएबल जो होना चाहिए, वो जो पहली बात तो जो क्लास हमेशा है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होनी चाहिए, उसका हर एक वर्ड कैपिटल लेटर से होना चाहिए। जी। इस क्लास में दो वर्ड है, केस और एक ट्रिगर, तो केस का सी भी कैपिटल होना, सॉरी ट्रिगर है ये। इस ट्रिगर में दो वर्ड है, केस और ट्रिगर, तो केस का सी भी कैपिटल होगा और ट्रिगर का टी भी कैपिटल होगा। इसी तरह कोई क्लास, जो भी क्लास बनेगी वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही बनेगी, कैपिटल लेटर से बनेगी। हर एक क्लास का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल ही होगा, ठीक है। जी। और दूसरी चीज की, जो वेरिएबल नेम्स हैं, जो वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन है, हर एक डेवलपर का अपना अपना होता है, बट जो बेस्ट होता है वो होता है आप जो है क्या कहते हैं, लोअर कैमल केस। जी। नेमिंग कन्वेंशन कई सारे होते हैं, एक तो होता है अपर कैमल केस, एक होता है लोअर कैमल केस, ठीक है। लोअर कैमल केस होता है, और दो और होते हैं, एक मिनट ने, अपर कैमल के नेमिंग कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशंस कैमल केस, ठीक है, कैमल केस। कैमल केस इसमें आता है, व्हाट इज कैमल केस कन्वेंशन, ये देखते हैं। इसमें वो देगा कि कई सारे होते हैं। हाँ ये रहा, लोअर कैमल केस होता है, एक होता है अपर कैमल केस, एक होता है स्क्रीमिंग स्नेक केस, ठीक है, एक होता है लोअर डॉट केस, जी। केबाब केस। ये लोअर डॉट केस जो है वो जावा के लिए है, ठीक है। हम्म। केबाब केस जो है वो हमारा HTML वगैरह के लिए है, तो ये भी हम यूज नहीं करते। हमारा मेन जो है वो है लोअर कैमल केस, अपर कैमल केस और स्क्रीमिंग स्नेक केस, जी। ठीक है। जो दूसरा होता है हमारा, कहाँ हम बात कर रहे थे, हाँ स्क्रीमिंग स्नेक केस, ठीक है। तो अब ये जो स्क्रीमिंग स्नेक केस होता है, ये होता है हमारा पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स के लिए। कॉन्स्टेंट्स मतलब जो हमने देखा कि हमारा उसमें पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में ही होता है, जैसे कि अकाउंट ID,
सारा कुछ कैपिटल लेटर में ऐसे करके। जी। लोअर कैमल केस मतलब कि जो वेरिएबल का पहला वर्ड होगा वो स्मॉल में होगा पूरा, उसके बाद जो वर्ड्स होंगे वो कैपिटल में होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो टास्क का जो पहला वर्ड है वो स्मॉल, टास्क इस पूरे वेरिएबल का जो पहला वर्ड है वो है स्मॉल में, टास्क का टी भी स्मॉल है। लेकिन उसके बाद जितने वर्ड हैं हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में है। टास्क में रिकॉर्ड का आर कैपिटल में, टू का टी कैपिटल में, इंसर्ट का आई कैपिटल में। ये जी। होता है लोअर कैमल केस। हम्म, मतलब कि पहला वर्ड स्मॉल में, बाकी उसके बाद सारे वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल। कैपिटल, मतलब पहला उनका जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। और मैं यही यूज करता हूँ, और आई ऑलवेज रिकमेंड कि लोग लोअर कैमल केस यूज करें। ठीक है। एंड देन अपर कैमल केस होता है सिंपल सा, इसका हर एक लेटर, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, उसको बोलते हैं हम अपर कैमल केस। जो क्लास होती है वो एक्चुअली में फॉलो करती है अपर कैमल केस। हम्म, जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो लोअर कैमल केस फॉलो करने चाहिए। कॉन्स्टेंट्स स्क्रीमिंग स्नेक केस फॉलो करने चाहिए। जी। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस का, वेरिएबल का हो। सेम चीज मेथड का भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेथड, अब जैसे कि हमारे पास कोई क्लास है, केस ट्रिगर का कोई ना कोई क्लास होगा। ठीक है, जैसे ये हेल्पर क्लास है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हेल्पर मेथड। जी। हेल्पर क्लास के अंदर हमने हेल्पर मेथड लिखा है। जी। इस मेथड से क्या पता चलता है, कुछ पता चल रहा है कि ये मेथड कर क्या रहा है? अगर इस मेथड, हम्म, किसी ये क्लास, लेट से कि तुमने इस मेथड को किसी दूसरी जगह से कॉल किया, तो पता चलेगा कि इस मेथड में क्या है? नहीं। नहीं पता चलेगा ना। नहीं। इसीलिए हमारा जो मेथड का सबसे पहली चीज, जो मेथड का कन्वेंशन होगा वो होगा लोअर कैमल केस। जी। मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है। लोगों का वो दूसरा हो सकता है कि वो अपर कैमल केस यूज करें, कुछ भी हो सकता है। बट जो हमारा है, जो हम फॉलो करते हैं वो है लोअर कैमल केस। ठीक है। तो अब वेरिएबल नेम कुछ, सॉरी, जो हमारा मेथड नेम है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि हमने यूज किया हुआ है अकाउंट के अंदर, अकाउंट ट्रिगर हेल्पर, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है, इस मेथड का नाम क्या है, अपडेट अकाउंट शिपिंग एड्रेस। तो ये जी। क्लियर है, इस मेथड से ही पता चल रहा है हम्म। कि हमारा यहाँ पे अकाउंट का जो शिपिंग एड्रेस है वो अपडेट होगा। जी। तो हमें कहीं से कोई मतलब ही नहीं, मतलब कि हमारा जो भी है, हमारा जो मेथड नेम होगा वो कहीं से भी और दूसरी जगह से भी कॉल करोगे ना, तो इस मेथड का नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो क्या करता है, पूरा का पूरा अकाउंट का शिपिंग एड्रेस अपडेट करेगा। जी। ठीक है। तो ये हमारा होता है नेमिंग कन्वेंशन का। यहाँ तक क्लियर है कि नेमिंग जी। कन्वेंशन एंड ऑल कैसे होंगे, क्या होना जी। चाहिए, कैसा होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। हम्म, तो हमारा जो प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन है वो हमें फॉलो करना ही चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करोगे, जितने भी अच्छे डेवलपर्स होंगे ऑलवेज दे विल फॉलो नेमिंग कन्वेंशन। जी। किसी भी वेरिएबल का नाम ए बी सी नहीं होना चाहिए। अब हम्म, जैसे किसी का फर्स्ट नेम स्टोर करना है तो लोग क्या बना लेंगे, क्या बनाते हैं, लोग बनाते हैं स्ट्रिंग एफ नेम। मतलब क्या है ये एफ नेम, मतलब फलाना नेम, या जो है क्या कहते हैं, कुछ भी, मतलब इससे कुछ नहीं पता चला ना। जी। अब इसमें फेसबुक का नेम भी हो सकता है, जो है कोई भी नेम हो सकता है, किसी को हम्म, क्या पता इसमें किसका नेम है। हम्म, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं ईएमपी, मतलब क्या, जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नापने का काम चल रहा है। हम्म, तो सारे के सारे वेरिएबल, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसी से जो है चीजें हमारा इसी से जो भी हमारा बोलते हैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब इसी से हमारा कोड क्लीन होगा, इसी से हमारी बेस्ट प्रैक्टिस बेटर होगी, इसी से सामने वाले को दिखेगा कि हम कितना क्लीन और कितना बेटर तरीके से कोड लिखते हैं। जी। ठीक है, कि ये होता है। और मतलब मेरी आदत है, मैं हमेशा स्पेसिंग देता हूँ, हम्म, ऐसे मेरा कोड हमेशा ऐसे होता है, बट अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। जी। ठीक है। दूसरी चीज इसी में कि
अपना जैसे कि कुछ लोग है कि हमारा क्या है कि हम ऐसे लिखते हैं, इफ और फिर स्पेस दिया, फिर कर ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ठीक है, ये एक तरह का डेवलपर होता है, डेवलपर टाइप 1 इसको कह सकते हैं। ठीक है, डेवलपर टाइप 1। कुछ लोग क्या करते हैं, डेवलपर टाइप 2। ठीक है, डेवलपर टाइप 2 वो क्या करते हैं, वो करेंगे इफ, इंटर करेंगे और ऐसे लिखेंगे। और अगर एल्स इफ करना है तो एल्स करेंगे, मतलब एल्स इफ, जैसे लेट्स से कि एल्स इफ करना है तो यहाँ पे एल्स इफ करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। और फिर एल्स करना है तो ऐसे करें, ऐसे। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जी। और हमारा जो है हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम्म, तो वो अपना अपना जो भी, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिक्सअप नहीं होना चाहिए, अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो तो इसी को ही फॉलो करो। जी। फिर जितना भी कोड लिखोगे वो इसी को फॉलो करके लिखना चाहिए, वो फिर चाहे मेथड का हो, क्योंकि अगर कोई मेथड भी होगा, हम्म, कोई मेथड हो या फॉर लूप हो, क्योंकि अगर फॉर लूप होगा तो भी लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं लोग। जी। मेथड होगा कोई, तो मेथड में भी लोग यहाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जी। आई डोंट लाइक इट, मतलब मुझे वो वाला पसंद नहीं है, नए लाइन वाला। तो हम जो भी यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, बट जी। वो अपना अपना होता है। हम्म, कुछ लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, कि कहीं पे ये यूज कर लिया, कहीं पे ये यूज कर लिया, मिक्स कर देते हैं दोनों को। हम्म, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये जो हमारा था वो ओवरऑल था नेमिंग कन्वेंशन का, कि नेमिंग कन्वेंशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे लोग नेमिंग कन्वेंशन को बहुत ही लाइटली लेते हैं और सही नहीं करते हैं, देन फिर उनको लगता है कि जब उनके सीनियर्स उनको बोलते हैं कि ये क्या है, इसको सही करके लाओ, तो उन्हें लगता है कि वो पता नहीं क्या ही बोल दिया सीनियर्स ने। हम्म, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जी। उसके बाद वापस आते हैं हम फिर से दूसरे बेस्ट प्रैक्टिसेस पे, जो कि है हमारा अवॉइड सोकल क्वेरी इनसाइड फॉर लूप। ठीक है, जी। अवॉइड सोकल क्वेरी इनसाइड फॉर लूप, इसका भी हमारा है कि इसका जो लिमिट होता है वो हम 100 से ज्यादा सोकल क्वेरी नहीं कर सकते इन सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक जी। है, नहीं कर सकते। तो अगर हम फॉर लूप के अंदर सोकल क्वेरी करेंगे, अगर हम फॉर लूप के अंदर सोकल क्वेरी करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद वो सोकल क्वेरी फेल हो जाएगी, 100 से ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार इसको, प्रॉब्लम यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या होगी वो हम दिखा देते हैं, प्रॉब्लम किस कोड में होगी वो भी दिखा देते हैं। जैसे ये फॉर लूप है, अब इसके अंदर अगर हमें कोई क्वेरी करनी हो, लेट्स से कि हम अकाउंट पे ही क्वेरी कर लेते हैं, अकाउंट ACC इक्वल टू सेलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट लिमिट 1। ठीक है, हम्म, अब हम इसको 101 कर देते हैं, जी। 101 नहीं 102। ठीक, हम्म, जी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या कह रहा है, टू मेनी सोकल क्वेरीज 101। हम्म, तो कहने का ये मतलब है कि अगर फॉर लूप के अंदर करोगे सोकल क्वेरी, और कोई भी अ- अगर उसमें कहीं से भी कहीं तक अगर 100 से ज्यादा रिकॉर्ड आ गए उस फॉर लूप में, तो वो फेल हो जाएगा। जी। हम्म, 100 से ज्यादा फॉर लूप आ गए तो फेल हो जाएगा। अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। रियल टाइम एग्जांपल ये है कि लेट से कि हम अकाउंट पे, यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्वेरी कर लिया, हमारे पास आई डोंट नो कि हमारे पास 200 रिकॉर्ड हैं कि नहीं अकाउंट में। ठीक है, होने चाहिए। ठीक है, हैं 100 से ज्यादा हैं तो चल जाएगा हमारा काम। ठीक है, हम लिस्ट ऑफ अकाउंट करते हैं, यहाँ पे हमने क्वेरी कर लिया अकाउंट, अकाउंट लिस्ट, और यहाँ पे हम अकाउंट क्वेरी कर लेते हैं और इसको बोलते हैं 101, मतलब एक से एक रिकॉर्ड आएंगे हमारे पास। ठीक है, हम्म, अब हम इस अकाउंट पे क्वेरी कर रहे हैं, अकाउंट एसिस अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, कॉलन अकाउंट लिस्ट, ये है। अब लेट्स से कि इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास कांटेक्ट है, जो भी इस अकाउंट से, हर एक अकाउंट से रिलेटेड जो भी कांटेक्ट है वो हमें चाहिए। जी। जस्ट एन एग्जांपल हियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कांटेक्ट
लिस्ट, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, हाँ जी। या कुछ और करेंगे? इसके अलावा कुछ और करेंगे क्या? नहीं, यही करेंगे भैया। यही करेंगे ना। हाँ जी। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो भी वो एरर दे रहा है। जी। तो ऐसा जब कुछ सिनारियो हो सकता है, या इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर हम इसी को उल्टा कर दें कि ये जो कांटेक्ट हैं, क्योंकि हमारे पास कांटेक्ट भी फॉर श्योर है कि 100 से ज्यादा होंगे, हमारे पास कांटेक्ट भी फॉर श्योर 100 से ज्यादा होंगे। एक मिनट, ऑल कॉन्टैक्ट्स, अच्छा 77 है, ओके, कोई नहीं, 77 से काम चलाते हैं। फ्रॉम कॉन्टैक्ट, सारे के सारे हमने कॉन्टैक्ट ले लिए, और कॉन्टैक्ट और अकाउंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है अकाउंट आईडी, यही जी। होता है ना। हाँ जी। तो अब जो हमारे ये चलेगा वो चलेगा कॉन्टैक्ट पे, तो ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, और ये होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब लेट से कि जो भी ये कॉन्टैक्ट आया, इस कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो अकाउंट है उसकी हमें नेम, इंडस्ट्री, फोन, ऐसा कुछ चाहिए। जी। ठीक है, तो हम मतलब लो, बस ये एक ऐसे उसके लिए है, दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट आईडी, नेम, फोन, इंडस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, जो भी हमारा आईडी है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड का जो भी अकाउंट आईडी है, ऐसा ही होगा ना। जी। तो अब अगर इस कॉन्टैक्ट में जैसे ही 100 से ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे तो ये सोकल क्वेरी फेल हो जाएगी, हाँ जी। फेल होगी ना, जी। ये सोकल क्वेरी फेल हो जाएगी। तो अब इस केस में अगर कभी भी ऐसा आता है कि हमें मतलब रिकॉर्ड हमारा फेल हो रहा है, सोकल क्वेरी नहीं चल रही है, या हमें फॉर लूप के अंदर डेटा चाहिए, हम्म। तो हम इसको मैप के थ्रू करते हैं। ठीक है, हम इसको मैप के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, मैप हमारा एपेक्स वाला मैप। जी। ठीक है, या फिर अब जैसे इस केस में, अगर हम इस केस की बात करें, तो क्योंकि ये पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप है, हमें चाइल्ड पे क्वेरी की है, पेरेंट का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जी। तो हम पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप से यहाँ पे डाल देंगे जो भी हमें चाहिए, अकाउंट डॉट नेम, अकाउंट डॉट फोन, जी। ऐसा कुछ चाहिए ना। ऐसा ही ऐसे से काम चल जाएगा ना हमारा, और ये क्वेरी हट जाएगी, हाँ जी। है ना। अब इस केस में जैसा है कि इस केस में ये चाइल्ड टू पेरेंट है, तो हम चाइल्ड क्वेरी कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट वाला याद है या भूल गए? याद है भैया। सिलेक्ट आईडी और फिर उसका चाइल्ड नेम। ठीक है, हाँ। वो यहाँ पे अगर तो यहाँ पे हट जाएगा। अब वो जी। अकाउंट रिकॉर्ड डॉट कॉन्टैक्ट्स हो जाएगा। जी। हम्म, हाँ तो जी। ऐसे हमारा जो है ये सोकल क्वेरी हो जाएगा। अभी इसमें भी क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ये तो बहुत ही सिंपल सा था, जो हमें देख के ही समझ में आ गया था कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ले ली, बट जब हम बात कर रहे थे मैप की कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है, हम इसको रिजॉल्व करने वाले थे विद द हेल्प ऑफ मैप, जी। तो हम उस मैप की भी बात कर लेते हैं, अगर इसको पे डाल देते हैं जो भी हमारा। ठीक है, हम मैप की बात करते हैं यहाँ पे। हम्म, तो अब जब भी देखो, जब भी फॉर लूप के अंदर क्वेरी करोगे या कहीं हो रखी होगी, तो उसमें एक चीज फॉर श्योर होगा कि दोनों के बीच में रिलेशन फॉर श्योर होगा। आइडेंटिफाई द रिलेशन, आइडेंटिफाई द रिलेशन। जी। अभी क्या है कि इन दोनों के बीच में लुकअप है, मास्टर डिटेल है, और उसमें कोई ना कोई एक फील्ड होगी जिसके बेस में रिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे अकाउंट आईडी है जो कि कॉन्टैक्ट में है, और पेरेंट है कॉन्टैक्ट की। जी। ठीक है, और उससे हमें रिलेशन से उस क्लियर हो जाती हैं चीजें कि हाँ ठीक है, हम उस रिलेशनशिप फील्ड से हमारा डेटा मिल जाएगा, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट।
बट कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड हो। हम्म। हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं बट दोनों इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। जी। ठीक है। हमने इनडायरेक्ट रिलेशनशिप पढ़ा था, उसमें यही था कि दोनों इनडायरेक्ट रिलेटेड थे किसी एक फील्ड से। जी। कि मतलब अकाउंट में कोई एक फील्ड होगी, हम्म। और मतलब मान लेट्स से कि हमारे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, या इसी को ले लेते हैं, अकाउंट और कॉन्टैक्ट का ही ले लेते हैं, वही बेटर है। अकाउंट में कोई भी एक फील्ड हो सकती है। लेट्स से कि हमने अकाउंट पे ये है अकाउंट पे, हमने एक अकाउंट पे फील्ड दे दिया एक्सटर्नल आईडी। ठीक है, जी। ऐसे करके। हम्म। और कॉन्टैक्ट पे भी कोई एक फील्ड है, लेट्स से उसको हम दे सकते हैं कि यूनिक आईडी। मतलब दिखाने का मतलब यह है कि दोनों का एपीआई नेम सेम भी हो सकता है, हम्म। डिफरेंट भी हो सकता है। जी। ठीक है। अब हो सकता है कि जो कॉन्टैक्ट में एक्सटर्नल आईडी की वैल्यू है, हम्म। उसके बेस पे अकाउंट और कॉन्टैक्ट आपस में रिलेटेड हो रहे हैं। क्योंकि अब एक मिनट के लिए ये भूल जाओ कि कॉन्टैक्ट और अकाउंट के बीच में कोई रिलेशन है। ठीक है। जी। एक मिनट के लिए ये भूल जाओ कि कॉन्टैक्ट और अकाउंट के बीच में रिलेशन है। हम्म। या तो कंफ्यूजन क्रिएट करने से बेटर है कि हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक हम ऑब्जेक्ट देते हैं एक्सटर्नल ऑर्डर्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्डर्स करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। बेटर होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट ना किया जाए। और एक हम बनाएंगे अभी के लिए जो है ऑब्जेक्ट दूसरा बनाएंगे, एक हम बनाएंगे एक्सटर्नल कस्टमर्स। मतलब जो ऑर्डर होगा वो किसी ना किसी कस्टमर से रिलेटेड होगा। ठीक है। जी। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। हम्म। अब दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक फील्ड बना देते हैं, इसमें हम कहे और मतलब कस्टमर के अंदर हमारी एक फील्ड होगी कस्टमर आईडी। ठीक है। जी। जो कि उसकी कोई मतलब वो चाहे एक्सटर्नल हो कुछ भी हो, यूनिक हम्म। हो कुछ भी हो, इसको हम बनाएंगे कस्टमर आईडी। ठीक है, ये हमने बना दिया। और इसको कर दिया सेव। अब इसके बाद हमारे पास है एक ऑर्डर आईडी, सॉरी ऑर्डर था जिसका नाम था एक्सटर्नल ऑर्डर, सबसे ऊपर ही है। इस पे हम बनाएंगे, इसके अंदर भी एक फील्ड होगी कस्टमर आईडी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जी। ठीक है, बस सिर्फ फील्ड है दोनों के अंदर, एक टेक्स्ट टाइप की फील्ड है या नंबर जो भी है, टेक्स्ट ही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी? नहीं भैया। पक्का? हाँ जी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, इनको हटा देते हैं। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक्सटर्नल ऑर्डर्स। जी। ठीक है, और एक हो गया एक्सटर्नल कस्टमर्स। हम्म। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के अंदर एक फील्ड है कस्टमर आईडी। हम्म। ठीक है, दोनों के अंदर है ये फील्ड। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, हाँ जी। है ना। हम्म। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑर्डर्स पे हम क्वेरी करते हैं, ऑर्डर रिकॉर्ड सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्डर, और एक कस्टमर आईडी चाहिए। ठीक है, ये फॉर लूप आ गया, है जी। ना। ये फॉर लूप सोकल फॉर लूप होता है, हमने देखा है। हाँ जी। अब अब जैसे कि हमें कस्टमर चाहिए, कस्टमर रिकॉर्ड चाहिए, उस कस्टमर से रिलेटेड उसके अंदर नेम होगा, ईमेल होगा, फोन होगा, एड्रेस होगा, वो चाहिए इस ऑर्डर के रिलेटेड। लेकिन अब दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, तो कैसे करोगे? सिंपल कहोगे अच्छा ठीक है चलो फॉर लूप क्वेरी कर लेते हैं, क्योंकि अब तो रिलेटेड नहीं है ना, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट वाला तो गया काम, हाँ जी। वो तो गया ना। हाँ जी। तो अब इसमें फिल्टर क्या लगाओगे, किस बेस पे फिल्टर लगाओगे यहाँ पे? अब अगर कस्टमर चाहिए, एक्सटर्नल कस्टमर चाहिए इस ऑर्डर से रिलेटेड, तो कैसे लगाओगे? ऑर्डर रिकॉर्ड डॉट कस्टमर आईडी। लेकिन ऑर्डर एक्सटर्नल कस्टमर्स में किस किस बेस पे लगाओगे फिल्टर?
कस्टमर आईडी के बेसिस पे भी है। कस्टमर आईडी पे ना, रिलेशनशिप तो वही है ना। हाँ जी। रिलेशनशिप तो वही है कि वो जी। कस्टमर आईडी रहेगा, हम्म। है ना। जी। तो उस चीज पे, अब उस चीज पे हम यहाँ पे लगाएंगे कि वेयर कस्टमर आईडी जो भी है हमारा इन कस्टमर रिकॉर्ड डॉट कस्टमर आईडी, है ना। ये कंडीशन लगाएंगे, हम यही लगाएंगे ना, जी भैया। क्योंकि यही रिलेशनशिप था। जो रिलेशन है वो इस फील्ड को लेके है। वो बेसिकली हमें पता चलेगा, बताया जाएगा कि इस फील्ड से रिलेशन है। अब कभी कभी हो सकता है कि दो तीन फील्ड्स को मिला के रिलेशन की बनाया जाए। जी। ठीक। कभी कभी हो सकता है कि दो तीन फील्ड्स को आपस में मिला के हम्म। उस पे बने, कि ये दो तीन फील्ड आपस में, इस ऑब्जेक्ट की दो तीन फील्ड मिलके और दूसरे ऑब्जेक्ट की दो तीन फील्ड मिलके तब हम्म। रिलेशन बनेगा। जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब अगर इस सिचुएशन को अवॉइड करना है तो हमने बोला था मैप यूज करेंगे। ठीक है, हमने बोला था कि मैप यूज करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता चल गया, जो हमने क्या था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, वो हमें मिल गया। आइडेंटिफाई रिलेशन हमें मिल गया कि कस्टमर आईडी के बेस पे है। ठीक है, हम्म। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो एक सेट बनाएंगे, सेट ऑफ स्ट्रिंग। और इसमें हमने कह दिया कि लेट्स से कि हमने कह दिया कि कस्टमर आईडी सेट। ठीक है, जी। और इसको कहते हैं न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले तो हम इस कस्टमर आईडी पे मतलब उस कस्टमर एक्सटर्नल कस्टमर्स पे, सॉरी एक्सटर्नल ऑर्डर्स पे फॉर लूप चलाएंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम कस्टमर आईडी जो भी हमारा होगा। जी। ठीक है, अब हमारे पास कस्टमर आईडी आ गया। ठीक, हम्म। हम्म। अब हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, क्योंकि हमें किसका डिटेल चाहिए, कस्टमर का। जी। हमें चाहिए कि इस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में उसका जो डिटेल है वो मैप बना के ले लेंगे। हम्म। ठीक है, तो हम एक मैप बनाएंगे जिसमें की में हम रखेंगे कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी के बेस पे ही रिलेशन है। हाँ जी। जिस फील्ड के बेस पे रिलेशन होगा वही उसकी की होगी। ठीक है, जी। कस्टमर आईडी, उसके बाद हमें चाहिए क्या, एक्सटर्नल कस्टमर्स उसके वैल्यू में, क्योंकि एक कस्टमर आईडी एक ही कस्टमर से रिलेटेड होगी। हाँ जी। ठीक है, अब हम्म। इसमें कह सकते हो कि कस्टमर आईडी टू कस्टमर मैप। ठीक है, जी। कस्टमर मैप इक्वल टू जो भी हमारा मैप है, या तो इसको सिंपल से कह सकते हो कि कस्टमर मैप, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर का ही मैप है ये। ठीक है, कस्टमर आईडी मैप, मैप कर दो स्ट्रिंग और एक्सटर्नल कस्टमर्स। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये जो तुम्हारा फॉर लूप है, ये फॉर लूप यहाँ पे चलाओगे, अब ऊपर चलाओगे, ऊपर फॉर लूप चलाओगे। हम्म। और ये जो फॉर लूप है ये यहाँ पे चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिल्टर होगा वो किस बेस पे होगा, वो होगा कस्टमर आईडी इन, और ये जो तुम्हारा सेट है इस पे। ये इतना क्लियर है ना यहाँ तक, कोई हाँ डाउट जी। है इसमें, क्लियर है भैया। क्लियर है ना। हाँ जी। अब जो है क्या कहते हैं, इस मैप में डाल दो कस्टमर आईडी मैप डॉट पुट। क्या चाहिए तुमको, कस्टमर की कस्टमर आईडी की में चाहिए तो वो डाल लिया, और वैल्यू में क्या चाहिए, पूरा का पूरा कस्टमर रिकॉर्ड, तो वो यहाँ पे डाल दिया। जी। ठीक, हाँ अब जी। जब ये तुम्हारा फॉर लूप चलेगा, अब जब ये तुम्हारा फॉर लूप चलेगा, तो ये तो पहला वाला फॉर लूप तो होगा ही होगा, हाँ जी। दूसरे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा वाला हट जाएगा, वो सोकल क्वेरी हट जाएगी। जी। अब वो कैसे हटेगी, अब ऑर्डर के अंदर कस्टमर आईडी है और इस मैप में भी कस्टमर आईडी एज अ की है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे यूज कर सकते हो कि इफ ये जो तुम्हारा मैप है, मैप डॉट कंटेन्स की, अब क्या होगा, ऑर्डर रिकॉर्ड डॉट कस्टमर आईडी। इसका मतलब कि उस मैप में इस कस्टमर से रिलेटेड कोई ना कोई एंट्री है। हाँ जी। अगर है तो इस मैप से गेट कर लो एक्सटर्नल ऑर्डर्स, मतलब इसमें कह दो कि कस्टमर रिकॉर्ड इक्वल टू इस मैप से गेट कर लो जो भी जी। है। हम्म।
यहाँ से गेट कर लो। अब जो भी चाहिए यहाँ पे लॉजिक कर लो अपना। जी। कोई कंफ्यूजन आया कुछ भी? नहीं भैया। नहीं ना? नहीं। क्लियर है कि कैसे यूज करेंगे हम सोकल फॉर सोकल सॉरी, कैसे हम रिड्यूस करेंगे सोकल क्वेरी को विद हेल्प ऑफ फॉर लूप, जी। है ना? हाँ जी। कहीं पे कोई भी डाउट अभी? नहीं भैया। कुछ भी हो तो अभी पूछ सकते हो। नहीं, कोई डाउट नहीं अभी। मैप के साथ में बस न्यू बचा है भैया, न्यू में प्रिंट हो गया। है क्या बचा है? मैप बनाया था ना जहाँ पे, यहाँ पे न्यू, न्यू मैप। अच्छा, ठीक है। अब यहीं पे अब यहीं पे अगर इसको उल्टा करना हो कि तुम्हारे पास कस्टमर का डेटा और कस्टमर के बेस पे ऑर्डर्स चाहिए, जी। तो वो भी बना लोगे। हाँ जी। बस यहाँ पे कैच एक ये होगा कि एक कस्टमर से रिलेटेड एक से ज्यादा ऑर्डर्स हो सकते हैं। हाँ जी। तो जो मैप बनेगा वहां पे तुम्हें ध्यान रखना होगा ओके। कि एक कस्टमर से रिलेटेड एक से ज्यादा। ये चीज हमें खुद से सोचनी पड़ेगी, कोई और आके नहीं बताएगा। जी। ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी, जब हम मैप बना रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि उस मैप की क्या होगी और उस की के अगेंस्ट में वैल्यू क्या हो सकती है। अब हम्म। क्योंकि एक कस्टमर आईडी से अगेंस्ट में एक ही कस्टमर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल कस्टमर लिखा। बट हम्म। यहीं पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, यहीं पे अगर मैं ऑर्डर मैप की बात करूं कि एक कस्टमर से, तो यहाँ पे होगा, अगर ऑर्डर्स की बात करें तो ये बनेगा लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि एक कस्टमर से रिलेटेड एक से ज्यादा ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जी। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, हम्म। और उसका वेरिएबल भी बन चेंज हो जाएगा, कस्टमर आईडी टू ऑर्डर्स मैप, क्योंकि आईडी के अगेंस्ट में हम ऑर्डर्स ले रहे हैं। कस्टमर आईडी टू ऑर्डर्स मैप, ठीक है, या कस्टमर आईडी ऑर्डर मैप, ठीक है, वो ऐसे बनेगा। तो हमें जब भी मैप हम ये बना रहे होंगे तो हमें ध्यान से सोचना होगा कि वो मैप बना रहे हैं तो क्या उस मैप को बनाते समय उस मैप की जो वैल्यू होगी उसका डेटा टाइप क्या होगा। जी। उस मैप की जो वैल्यू होगी उसका डेटा टाइप क्या होगा, और उसके बेस पे फिर हम अपना मैप प्रिपेयर करेंगे। जी। तो इसको एज अ असाइनमेंट ट्राई कर सकते हो कि अगर अभी तो ये नॉर्मल था कि हमारे पास ऑर्डर की डिटेल थी ऊपर, जी। अब ये सोचो कि हमारे पास कस्टमर की डिटेल है, कस्टमर आईडीज है हमारे पास, कस्टमर की डिटेल है हमारे पास। नॉर्मल क्वेरी मान के चल लो कि कस्टमर में क्वेरी कर लिया। अब उस कस्टमर से रिलेटेड ऑर्डर्स चाहिए तो कैसे गेट करोगे, उसको ट्राई करके देखो। इम्प्लीमेंट, अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एरर नहीं आएगा। लाइन नंबर 9। ओके, अच्छा यहाँ पे न्यू मिसिंग है। ओके, वहाँ पे इसीलिए मिसिंग था। अब ये चल गया, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था तो चल गया। भले ही उसमें कोई डेटा एंड ऑल कुछ भी नहीं था, बट कोड में कोई एरर नहीं है। जी इसी भैया। तरह इसको दूसरे तरीके दूसरा करके देखो हम्म। कि हमारे पास पेरेंट का डिटेल है, उसके चाइल्ड चाहिए, तो हम्म। कैसे गेट करोगे। तब जी। जाके ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा और मैप का कॉन्सेप्ट और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अवॉइड सोकल क्वेरी, अवॉइड सोकल क्वेरी इनसाइड फॉर लूप। हमने बात करी अवॉइड डीएमएल इनसाइड फॉर लूप, हमने बात करी कि हमें हार्ड कोड नहीं करना है, हमें बात करी कि हमें नेमिंग कन्वेंशन जो होना चाहिए वो हमारा सही होना चाहिए। जी। ठीक है, हमने ये भी बात करी कि हमारा जो कोड है वो बल्किफाई होना चाहिए हमेशा। जी। ठीक है। तो ये हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे, ये अभी तक हमने यहाँ इसमें बात करी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि यूटिलाइज सोकल फॉर लूप। ठीक है, सॉरी। हम बात करते हैं यूटिलाइज सोकल फॉर लूप की, कि सोकल फॉर लूप हमें यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब कहाँ करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्ट, मतलब ये समझना है। जरूरी नहीं है कि हर जगह अप्लीकेबल हो ये जो बेस्ट हम्म। प्रैक्टिस है अभी तक जो हमने देखा, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जरूरी नहीं कि हर जगह अप्लीकेबल हो, बट हमें ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। जी। ठीक है, तो हमने कहा यूटिलाइज सोकल फॉर लूप। हम्म। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यूटिलाइज क्या करना है, मतलब कब करना है ये। ठीक है, जी। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि हमें
कब करना है यूटिलाइज। जी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चलते हैं कि लेट से कि हमारे पास क्या है कि एक अकाउंट, हमारे पास कॉन्टैक्ट की आईडीज हैं। ठीक है, सिनारियो है कि हमारे पास वी हैव कॉन्टैक्ट आईडीज, वी हैव कॉन्टैक्ट आईडीज इन अ सेट वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास एक सेट है जिसमें हमें कॉन्टैक्ट की आईडी है, कॉन्टैक्ट आईडीज। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास वो चीज। जी। अब क्या है कि हमें इस कांटेक्ट से लेके हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली इन कांटेक्ट के रिलेटेड जो भी है, अब हमें क्या चाहिए, वी नीड द रिलेटेड अकाउंट आईडीज। हमें सिर्फ अकाउंट की आईडी चाहिए बस। वी जी। नीड द रिलेटेड अकाउंट आईडीज, हम्म। रिलेटेड अकाउंट आईडीज। तो कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एक वेरिएबल बनाएंगे, ऐसे बोले लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट और इस पे क्वेरी करेंगे। ठीक है, कि सेलेक्ट अकाउंट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर आईडी, क्योंकि हमारे पास आईडी है कॉन्टैक्ट की इस सेट में, है ना। जी। और फिर क्या करेंगे, अब एक सेट का वेरिएबल बनाएंगे, सेट ऑफ आईडी, और उसको बोलेंगे अकाउंट आईडी सेट इक्वल टू न्यू सेट ऑफ आईडी। और फिर अब इस वेरिएबल में फॉर लूप चलाएंगे, जी। जो हमारा वेरिएबल है। हम्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। और अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेट में ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू जो भी होगी, हम्म। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड डॉट अकाउंट आईडी, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जी। अब इसको ऐड कर दिया तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ अकाउंट आईडी चाहिए थी। हाँ जी। ठीक है, हमें सिर्फ अकाउंट आईडी चाहिए थी। अब इस वेरिएबल का कोई यूज है, कोई यूज नहीं है। हमने नहीं। ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि हमें अकाउंट आईडी चाहिए थी। जी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें अकाउंट आईडी चाहिए थे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट से, मतलब हमारे पास कॉन्टैक्ट की आईडी थी, तो हमने क्वेरी किया पहले कॉन्टैक्ट पे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मतलब हमने हीप साइज बढ़ा दी। हाँ जी। ये जैसे स्टोर होगा ये हीप साइज में जाएगा, हम्म। हीप साइज बढ़ जाएगी तुरंत। जी। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा सिनारियो हो कि हमें हमें क्वेरी सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उस क्वेरी में फॉर लूप करके हमें, मतलब उस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा उसका फॉर लूप करके हमें कुछ डेटा किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। हम्म। मान लो मैप में ही बनाना, मैप बना के स्टोर करना है उसमें, या फिर सेट बना के स्टोर करना है, या लिस्ट बना के स्टोर करना है। जी। अगर हमें सिर्फ इसी पर्पज से क्वेरी करनी पड़ रही है तो हम हमेशा सोकल फॉर लूप करते हैं। सोकल फॉर लूप में क्या होगा कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये हट जाएगा पूरा का पूरा, ये वेरिएबल हट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे क्वेरी करेंगे फॉर लूप के अंदर। इसको जब हम यहाँ पे क्वेरी करते हैं, अब ये समझने वाली बात है, इसको हम एसोक्यूएल फॉर लूप बोलते हैं। और जो हम पहले हमने फॉर लूप के अंदर सोकल क्वेरी करी थी वो दूसरा कुछ वो होता है, एसोक्यू फॉर लूप के अंदर एसोक्यूएल करना, जी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये है, ये क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट होती है हम्म। और इससे 200 रिकॉर्ड आते रहते हैं। दो एक बार में इसमें 200 रिकॉर्ड आएंगे, अगर उससे ज्यादा होगा तो 200 रिकॉर्ड आएंगे, उससे ज्यादा होगा तो 200 रिकॉर्ड आएंगे, जी। ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ आईडी चाहिए था, आईडी हमको मिल गई। ठीक। तो ये एक हमारा वो सिनारियो होता है कि जब भी हमें कुछ भी करना हो तो हम हमेशा, मतलब अगेन सिनारियो हमने बात किया कि हम तभी कब यूज करेंगे, पहले हमें देखना होगा कि क्या हमें क्वेरी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमें उस पे फॉर लूप चला के कुछ डेटा चाहिए दूसरे वेरिएबल के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो हम सोकल फॉर लूप यूज करेंगे, हम उस वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे। जी। लेकिन हाँ, अगर हमें इस वेरिएबल को बाद में किसी और पर्पस के लिए भी यूज करना है, हम्म। इस पे फॉर लूप चला के इस पे कुछ और मैनिपुलेशन करने हैं, तो फिर हमें
स्टोर करना पड़ेगा डेफिनेटली। जी। ठीक है। ठीक है, ये होता हाँ। है हमारा यूटिलाइज सोकल फॉर लूप का। हम्म, ठीक है। हाँ जी। अब दूसरी चीज ये है कि हम बात करते हैं, जो हमारा है वो है यूटिलाइज मैप बेस्ड एसओक्यूएल क्वेरी। हमने इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, इसका सिनारियो भी बताया था कि कब यूज करते हैं इसको। जी। मैप बेस्ड एसओक्यूएल क्वेरीज यूटिलाइज करनी हो चाहिए, कब करनी चाहिए उसका भी हम बताते हैं। अब नॉर्मल है, लेट्स से कि हमारे पास सिंपल सा है कि वी हैव द लिस्ट ऑफ अकाउंट, वी हैव द, या तो ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल सा है, कुछ भी है, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एसओक्यूएल क्वेरी करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एसओक्यूएल क्वेरी करनी है, जी। तो उसका जो आउटकम है वो मैप में ही स्टोर करो। सिंपल सा फंडा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्वेरी करनी है तो उसका आउटकम जो है मैप में स्टोर करो, खत्म। जी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेरी करनी है अकाउंट में किसी कंडीशन के बेस पे, ठीक है, उस पे क्वेरी करनी है तो कैसे करोगे? नॉर्मली कैसे करोगे? इसमें करोगे लिस्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट लिस्ट, ठीक है, अकाउंट लिस्ट इक्वल टू जो भी फील्ड चाहिए तुम्हें, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री नॉट इक्वल टू नल, मतलब जस्ट ए नॉर्मल क्वेरी। ठीक जी। है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, देख लेते हैं एक बारी। चल गई, ठीक है, नॉर्मल क्वेरी यहाँ पे कर लिया। अब मान लो इस अकाउंट को आगे फॉर लूप चला के इसमें कुछ कर रहे हो, ठीक है, इसमें मान लो कि इसमें फॉर लूप चलाया, कुछ तो किया इसमें, मैनिपुलेशन वगैरह जो भी तुम्हारा था वो मैनिपुलेशन इसको कर लिया। ठीक है, ये कर लिया, इस पे जो भी लॉजिक था वो कर लिया। ठीक है, अब लेट्स से कि इसके बाद यहाँ पे तुम्हें अकाउंट आईडी की जरूरत पड़ गई, यू नीड अकाउंट आईडीज। जी। ठीक है, यू नीड अकाउंट आईडी। या फिर ये फॉर लूप अभी यहाँ नहीं लगा, हम्म, अकाउंट आईडी पहले ही चाहिए, उसके बाद फॉर लूप यहाँ चला रहे हो। ठीक है, जी। तो अगर अभी के हिसाब से अगर इस अकाउंट की आईडी तुम्हें यहाँ पे चाहिए होंगी तो कैसे, कैसे लोगे? अभी के हिसाब से तुम्हारी अप्रोच क्या होगी? अगर तुम्हें एक लिस्ट दे दी मैंने अकाउंट की और बोला कि इस अकाउंट की आईडीज, मुझे जो भी अकाउंट की आईडीज हैं वो दे दो, तो कैसे निकालोगे? सेट बनाएंगे भैया पहले, फिर हम्म, फॉर लूप लगा के उस सेट में आईडी स्टोर करेंगे। यही करेंगे, सेट बनाएंगे, फॉर लूप बनाएंगे, ऐड करेंगे, है ना? जी। ठीक है, तो फॉर लूप अगर चल रहा है तो उस पर भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हाँ जी। है ना? हम्म, तो अब इसी क्वेरी को हम कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेरी को कैसे, इसको कैसे वो कर सकते हैं? अगर हम इसको यहाँ पे लिखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारी हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम इसी को मॉडिफाई करते हैं, इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, लिस्ट की जगह मैप करेंगे, मैप, और इसमें करेंगे आईडी। ठीक है, हम्म, जी। मतलब आईडी होगा, जब भी हमें क्वेरी करनी होगी तो होगा, पहला जो की होगा वो होगा आईडी, हम्म, और दूसरा जो होगा वैल्यू, जो भी हम्म, हमारा फ्रॉम के आगे लिखा होगा। जी। फ्रॉम के आगे हमने अकाउंट लिखा तो फ्रॉम के आगे होगा अकाउंट। जी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम अकाउंट आईडी मैप। ठीक है, जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू मैप हम्म, आईडी अकाउंट। हम्म, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर इस पूरी क्वेरी को डाल देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर इस पूरी क्वेरी को डाल देंगे। जी। अब इसका आउटकम क्या होगा कि हर एक अकाउंट के लिए एक एंट्री बनेगी मैप में, हर एक अकाउंट के लिए उसके आईडी के अगेंस्ट में एक एंट्री बनेगी मैप में। जी। ठीक है, हम्म, कैसे बनेगी? मतलब क्या होगा कि इसमें अकाउंट की आईडी बनेगी यहाँ पे जो भी है, ठीक है, हम्म, और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि मतलब अकाउंट आईडी उसका अकाउंट, अकाउंट आईडी उसका अकाउंट, ऐसे बनेगा। जी। ठीक है, ये चीज होगी। अब क्या है कि अब हमें यहाँ पे अकाउंट आईडी चाहिए। इस सिनारियो मैंने एक मैप दे दिया जिसमें मुझे पता है कि उसका की जो है आईडी है, उसका वैल्यू अकाउंट है। अब मुझे अकाउंट आईडी चाहिए, और दूसरा मुझे ये भी चाहिए, यू नीड अकाउंट लिस्ट। जी। ठीक है,
तो अब इस केस में बताओ कि कैसे होगा। इसमें भैया आईडी आईडी, चाहिए तो कैसे मिलेगी? अकाउंट आईडी मैप डॉट की, और डॉट की, अ, डॉट की होता है मेथड, और वो क्या देगा? वो की देगा भैया। रिटर्न टाइप के, उस कहाँ स्टोर करूंगा उसको मैं? उसको आईडी में स्टोर करेंगे भैया, सेट ऑफ आईडी। सेट ऑफ आईडी में स्टोर करेंगे। अब मेथड की हो, मेथड का नाम की होता है। मेथड का नाम की होता है। की सेट था शायद, हाँ, की सेट था भैया, डॉट की सेट। यही बताओगे इंटरव्यूअर को कि की नहीं भैया, होता है? न- नहीं नहीं, सेट ऑफ आईडी, अकाउंट आईडी सेट डॉट, वो अकाउंट आईडी मैप डॉट की सेट, और अगर लिस्ट चाहिए हो तो कैसे करोगे? डॉट वैल्यूज भैया, मैप डॉट डॉट। वैल्यूज, जी। ऐसे कर सकते हो। जी हाँ जी। हम्म। तो जब भी क्वेरी करोगे तो हमेशा मैप में स्टोर करो। अगर आईडी चाहिए हम्म, तो वो की सेट से मिल जाएगी, अगर लिस्ट चाहिए तो वो भी वैल्यूज से हो जाएगी। अब यहाँ हम्म, पे कुछ मैनिपुलेशन कर दो। हम्म, उसके बाद अपडेट करना हो, अगर डीएमएल करना हो, अपडेट करना हो, तो यहाँ पे कर दो अपडेट मैप डॉट वैल्यूज। वो क्योंकि अपडेट में मैप जाता नहीं है, लिस्ट ही जाएगी। किसी भी डीएमएल में मैप नहीं जाता, लिस्ट जाती है। हाँ तो जी। डॉट वैल्यूज करोगे तो वो लिस्ट ऑफ देगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट ही देगा उसको। क्लियर है ना ये? हाँ जी। तो ये होता है हमारा कि हम कभी भी जब हम क्वेरी करते हैं और अगर हमें उसका वेरिएबल स्टोर करना होगा, उसका आउटकम स्टोर करना होगा किसी वेरिएबल में, तो हम हमेशा मैप बेस्ड करेंगे। जी जो मैप बेस्ड करेंगे तो हमारे पास अगर आईडी वगैरह कहीं भी चाहिए होगी, इसकी अकाउंट की रिकॉर्ड आईडी की बात हो रही है, कोई दूसरे वेरिएबल फील्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसमें फॉर लूप वगैरह चलाना हो तो भी मिल जाएगा। जी। ठीक है। हम्म, अब हम बात करते हैं लास्ट, जो है आज का जो लास्ट है वो ये है कि यूज वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। हम्म, हमें हर एक ऑब्जेक्ट में यूज वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट पर इवेंट कह सकते हैं हम। मतलब कि जैसे आफ्टर इंसर्ट के लिए एक ही ट्रिगर होना चाहिए, आफ्टर डिलीट के लिए एक ही होना चाहिए, हम्म, आफ्टर बिफोर इंसर्ट के लिए एक ही ट्रिगर। एक ही मतलब एक ही ट्रिगर के अंदर सब कुछ होना चाहिए। जी ठीक है, एक ही ट्रिगर के अंदर सब कुछ होना चाहिए। यूज वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट पर इवेंट। जी। इससे क्या होगा कि हमारा जो है लॉजिक का जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वो जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम्म, वो कंट्रोल में रहेगा। जी ठीक है, विल बी इन कंट्रोल। और मेंटेनेबिलिटी इजी रहेगा, इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एक ही ट्रिगर है तो हमें बार बार जो है क्या कहते हैं, किसी उस पर जाना नहीं होगा। इजी टू डिबग, एक ही ट्रिगर है तो हमें पता होगा कि हमें हजार ट्रिगर नहीं देखने जाके, एक ही ट्रिगर है उस पे जाके देखना है। तो एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर होना चाहिए हर एक इवेंट किसी भी। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर होना चाहिए बस। जी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर होना चाहिए। एंड देन आगे जो हम बात करने करेंगे नेक्स्ट, कल वो देखेंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं अगर हम कवर कर पाए तो कल सारे कवर करेंगे, नहीं तो उसके अगले दिन। जी। अभी तक कोई डाउट कुछ भी? नहीं भी। कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है? हाँ जी। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब जब भी किसी भी कोई भी कोड लिखोगे तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस एटलीस्ट जो हमने आज तक कवर की हैं वो दिखनी चाहिए कोड में। जी